ईरान ने आज सुबह ऑपरेशन प्रॉमिस ऑफ ट्रूथ 3 के 21वें हमले की शुरुआत की है, जिसमें इजराइल के उत्तर से दक्षिण तक सैन्य ठिकानों के पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया है। हाइफा और तेल अवीव खासतौर से टारगेट पे रहे हैं और इन हमलों में ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों को मिलाकर वार किया है, जिसमें ठोस और तरल ईंधन वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और बड़ी खबर यह है कि आज के हमले में ईरान ने खैबर शिकन, कद्र और फतह 1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरानी सूत्रों ने दावा किया है कि विशेष रणनीति से इजरायल की वायु रक्षा ढाल को भेदा गया है, जो इस जंग में आई जबरदस्त तेजी को दिखाता है। इन हमलों के बाद दक्षिणी इजरायल के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। इजरायल ने इलेक्ट्रिक कंपनी ने बताया है कि ईरानी मिसाइल से एक बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उधर इजरायल ने भी कहा है कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हमने किए हैं। नून न्यूज ने तेहरान में कई बड़े विस्फोटों की खबर दी है। इसके अलावा फॉर्स न्यूज ने बताया है कि तेहरान के पश्चिम में करज शहर पर इजरायली मिसाइलों ने निशाना साधा, जो बताया जा रहा है कि यह जंग लगातार फैलती जा रही है। तो इजरायली जहां हवाई हमलों से ईरान पर दबदबा कायम कर रहा है, वहीं मिसाइली हमलों से ईरान ने इजरायल को मुश्किलों में डाला हुआ है। इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को कमजोर करने के लिए जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। Remember, there are many targets left. Peace does not come quickly. We will go after those other targets with precision, speed, and skill. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से बौखलाए ईरान ने जहां इजराइल पर दिन दहाड़े 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, तो रात में इजराइल ने ईरान की नींद हराम कर दी। इजरायली सेना के लगभग 30 लड़ाकू विमानों ने करमानशाह, हमीदान और तेहरान में 60 से अधिक मिसाइलों और बमों के साथ अचूक हमले किए। इजराइल ने खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उस पर हमले हो रहे हैं। मिसाइल के भंडार और उसे लॉन्च करने वाले सिस्टम पर हवाई प्रहार हुआ। हवाई खुफिया जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार और सैटेलाइट सिस्टम पर भी चोट की। तेहरान के पास सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इजरायली लड़ाकू विमानों के निशाने पर आया ईरान का यज़्द इलाका। लड़ाकू विमानों ने इमाम हुसैन रणनीतिक मिसाइल कमांड सेंटर पर हमला किया, जहां खुर्रम शहर में लंबी दूरी की मिसाइलों को इकट्ठा कर रखा गया था। इस कमांड सेंटर से इजराइल की ओर से लगभग 60 मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल के हमले की जद में इस्फहान, बुशहर और अहवाज जैसे ठिकाने भी आए। यहाँ मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम के उत्पादन में शामिल सैन्य स्थल, 3rd ब्रिगेड, यूएवी कमांड सेंटर के पास एक यूएवी स्टोरेज सुविधा और मिसाइल लॉन्चर लोड करने वाले सैनिक निशाने पर आए। इजराइल ने एक बार फिर अपनी सीमा से 2000 किलोमीटर दूर घुसकर ईरान में तबाही मचाई। आईडीएफ ने 2000 किलोमीटर दूर ईरान के शाहरूद में हमला किया, जहां ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इंजन उत्पादन की फैक्ट्री लगा रखी है। ये वो ठिकाना है जहां से इजराइल पर दागी जाने वाली मिसाइलों का इंजन बनाया जाता है। ये हमला ईरान के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल उत्पादन उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा है। ईरान यहां बीते कुछ सालों में हजारों मिसाइलें बना चुका है। अपनी जमीन से 2000 किलोमीटर दूर हमला कर विमानों को फिर से 2000 किलोमीटर का सफर तय कर लौटना इतना आसान नहीं होता। इस दौरान विमानों को हवा में भी ईंधन लेने की जरूरत होती है। इजराइल ने इसकी क्षमता को दिखाने के लिए ये वीडियो जारी किया है। उसने कहा है
कि आकाश में 9000 फीट की ऊंचाई पर कोई गैस स्टेशन नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इजरायली विमान अपने साथ ईंधन लेकर चलते हैं और इसी के साथ उसने दिखाया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 600 बार से ज्यादा हवा में ईंधन भरने का काम हो चुका है। इजराइल ने सिर्फ लड़ाकू विमानों से ही ईरान पर हमला नहीं किया, उसने अपने हर्मीस ड्रोन से भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े चैनलों ने दावा किया है कि उन्होंने आज सुबह पश्चिमी ईरान के लोरेस्टन प्रांत के खोरमाबाद शहर के ऊपर इजरायली वायुसेना के एक ड्रोन को मार गिराया है। इसके अलावा रात को तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव था। ईरान ने दावा किया कि उसने दुश्मन के विमानों को कामयाबी से घेर लिया था। सुबह तक एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से दागी जा रही मिसाइलों के धमाके तेहरान में गूंज रहे थे। आज तक ब्यूरो। ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और बड़ी खबर यह है कि रूसी प्रशांत बेड़े ने सैन्य गतिविधियां तेज की हैं। रूस के प्रशांत बेड़े ने कामच में तट पर बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि इस युद्ध को लेकर दुनिया पर क्या इसका असर पड़ेगा और दुनिया इसे कैसे देखती है, बताते हैं इसके जरिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. व्हाइट हाउस की भाषा में ये डिफेंसिव स्ट्राइक है, लेकिन ईरान इसे एग्रेसिव वॉर ऑफ एक्ट मान रहा है। अमेरिका का साफ संदेश है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्या वाकई ऐसा है? Main objective of this war is not the nuclear program of Iran. We all know that is a regime change. The United States policy have been continuously on since Afghanistan, continued till in Libya, and now they are coming back to Iran. This is only Iran left in the West Asian region that the American wanted to remove this regime and conquer the whole region of West Asia. Imagine if the American destroy Iran right now. The Strait of Hormuz, the Red Sea and the Mediterranean Sea is fully under the American control. इजराइल इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा समर्थक है। इजराइल तो चाहता था कि ये हमला और पहले हो जाता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी खुद के अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन दुनिया क्या सोच रही है उसे समझना भी जरूरी है। रूस, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इसे तानाशाही कह रहे हैं, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नेटो ने इसे शांति के लिए जरूरी बताया है। लेकिन यूरोप बटा हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी और इटली शांति की बात कर रहे हैं। हालांकि भारत ने यूएस के एक्शन के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मेरी बात हुई। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने सैन्य संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने का अपना आह्वान दोहराया। देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई ख़त्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौक़िफ़ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ़ है। भारत उसको दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे से तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। पूरी दुनिया को डर है कि इस हमले के बाद शरणार्थी संकट बढ़ सकता है।
तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा आतंकवाद के नए खतरों से दुनिया को सामना करना पड़ सकता है।